बिहार विधानसभा चुनाव के रण में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बांकीपुर में प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में की जनसभा। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में किया चुनाव प्रचार। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर की बैठक, सरकार की तत्कालिक और दीर्घकालिक पहलों पर की समीक्षा, अतिरिक्त टीमें नियुक्ति करने के दिए निर्देश। सेना खेल सम्मेलन 2025 का हुआ आयोजन, खेल सचिव हरिरंजन राव भी शामिल। मिशन ओलंपिक विंग की रंजन ने की सराहना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बांकीपुर विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी नितिन नवीन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी भाइयों और बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। आप सबने लालटेन का युग भी देखा है और आज पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में सुशासन और विकास का युग भी देख रहे हैं, जहां हर गली हर गांव तक अच्छी सड़क है, हर घर तक बिजली है और हर चेहरे पर विश्वास की रोशनी है। बिहार की जनता अब इन महागठबंधन वालों के झूठे वादों और जंगल राज को भली भांति पहचान चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा की जा रही तात्कालिक और दीर्घकालिक पहलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त टीमें नियुक्त करने, औद्योगिक इकाइयों और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य केवल इसे घटाना नहीं बल्कि उसकी बढ़ोतरी को पूरी तरह से रोकना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। खेल सचिव हरिरंजन राव ने कहा कि सेना खेल सम्मेलन 2025 में वर्दीधारी जवानों, प्रतिष्ठित अधिकारियों और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के बीच उपस्थिति होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। भारतीय सेना ने अपने मिशन ओलंपिक विंग के माध्यम से ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वालों एथलीटों को सुव्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित और समर्थित किया है। उन्होंने उत्कृष्टता हासिल की है और अनगिनत पदक जीते हैं। And I can't tell you how spirited I feel amongst so many men in uniform and with the bright smiles. Deputy Chief of Army Staff, General Kapoor, distinguished officers of Indian Army, eminent sports persons, respected dignitaries and colleagues from Indian sporting ecosystem. It is my privilege to be here today at the Army Sports Conclave 2025, a forum that truly reflects India's collective resolve to shape a new era of sporting excellence. I congratulate the Indian Army and the Mission Olympic Wing for conversing and convening in this platform that bridges uniform discipline with national sporting ambition. As we look ahead to the Olympic and Paralympic decade, it is clear that excellence in sports today demands collaboration, convergence within the ambit of a holistic national vision. The Indian Army's contribution to India's sporting journey, from producing Olympians to nurturing discipline, leadership and resilience, is exemplary and deeply valued. Through its Mission Olympic program, the Army has systematically identified, trained and supported athletes who have gone to represent India at the highest levels, including the Olympics, Asian Games and the Commonwealth Games, and brought home numerous medals in various disciplines. एकीकृत प्रशिक्षण महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव कहते हैं, हमने खेल भारत नीति 2025 और राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक सहित सरकार की पहलों के साथ गहरा तालमेल बिठाया है, जिससे सशस्त्र बलों सहित सभी हितधारकों के लिए स्पष्टता, जवाबदेही और सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। हमने अवसरों और समावेशन का विस्तार करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाए हैं और मेधावी महिला एथलीटों का शामिल होना एक और हालिया उपलब्धि है। हमारा लक्ष्य मिशन 2036 भारत की ओलंपिक दावेदारी भी है। Resonance with the government's recent initiatives with the Khel Bharat Niti 2025
and the National Sports Development Bill, both of which bring clarity, accountability and empowerment to all the stakeholders, including the armed forces. We have taken progressive steps to expand the horizons of opportunity and inclusion. The induction of meritorious sportswomen, and ladies and gentlemen, this is another achievement that in the recent past that the women have delivered, and amongst the applauses that were coming, I would request all of you for the sportswomen, we should put our hands together for various historical milestones that have come our way since we have inducted them into the Indian Army. And at the bottom of all this cycle, we have the Army boys and the girls sports companies, which are continuing to serve us as the nurseries from where this young talent, which is tapped early in life, is being nurtured to be the future sports fraternity for the country. So in the end, I would take this opportunity to make a mention that let us make the Mission 2036, which I think should be our goal, the country should be able to achieve, wherein the India will look at making a bid for the Olympics 2036. As this conclave brings together some of the finest minds in India's sporting ecosystem to deliver a strategic execution, science, psychology and policy, ensuring that every dimension of performance and athlete is well addressed, let the conclave be more than a dialogue than it is a declaration of intent. On behalf of the Indian Army, I once again extend a very warm welcome to all the guest participants, and let us join hands to shape the next charter of the India's sporting excellence. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 174 में तकनीकी गड़बड़ी के संदेह के कारण पायलट ने मंगोलिया के उलान बटार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऐतिहासिक के तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। और दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। रोहिणी कोर्ट ने राजस्थान पुलिस द्वारा दायर रिवीजन पिटीशन पर निचली अदालत के फैसले पर अपना आदेश बरकरार रखा है, जिसमें राजस्थान पुलिस के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की जांच की बात कही गई थी। दरअसल पीड़िता के वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला जुलाई 2021 का है, जब राजस्थान के गंगानगर की पुलिस दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में आती है और एक फर्जी मामले में युवती को उठा ले जाती है। राजस्थान पुलिस उस महिला को राजस्थान ले गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा उस युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, साथ ही किसी को बताने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। जैसे इस मामले में रोहिणी कोर्ट में 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और मार्च 2024 में कोर्ट द्वारा इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म से संबंध में मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं और इसी मामले में पुलिसकर्मियों द्वारा रिवीजन पिटीशन दायर की गई है और करीब 1 साल बाद बीते 17 अक्टूबर को कोर्ट ने पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस संबंध में पीड़िता ने कहा है कि कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है और अब उन्हें भरोसा है कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में अपने पिछले आदेश में एसएसपी गंगानगर और राजस्थान डीजीपी से भी सवाल कर चुका है। 2021 में राजस्थान के पुलिस कर्मियों द्वारा मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में। तो उसका जो मुकदमा चल रहा था 2024 में लगभग हम उस चीज को जीत चुके थे। छोटी अदालत ने हमें उसके लिए ऑर्डर दे दिया था कि हम लगभग उनके खिलाफ जीत चुके हैं। उन्होंने समन के खिलाफ जारी कर दिया था, लेकिन जो वो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बड़ी अदालत में जाकर रिवीजन फाइल कर दी थी और स्टे ले लिया था और उस 1 साल के लड़ाई के बाद दोबारा से हम उस चीज को जीत चुके हैं। 17 अक्टूबर को हमारे पास ऑर्डर आ गया है कि वो जो रिवीजन उन्होंने लगाई थी वो डिसमिस हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है जो छोटी अदालत ने जो उनके खिलाफ सम्मन जो नोटिस जारी किया था वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। हाँ जी, कोर्ट ने यही कहा है कि जो छोटी कोर्ट ने आदेश दिए थे वो एज इट इज वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। 17 अक्टूबर 2025 को माननीय एडिशनल सेशंस जज राजेंद्र कुमार जी की अदालत ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया कि XYZ वर्सेस पवन
के अंदर जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था गैंगरेप पुलिस वालों के द्वारा एक लड़की के खिलाफ, वो उनका फैसला बिल्कुल सही है। और जो उनका रिवीजन पिटीशन फाइल करी थी पुलिस वालों ने, जिनका नाम है पवन कुमार, यशपाल, कहते हैं वेद प्रकाश और सुदेश, उन चारों के खिलाफ जो भी उन्होंने कहते हैं रिवीजन पिटीशन फाइल करी थी, उसे खारिज कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के दिए गए ऑर्डर के अंदर कोई कमी नहीं है। ऑर्डर था इशूएंस ऑफ प्रोसेस 204 सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रेट साहब की अदालत ने 30 मार्च 2024 को XYZ वर्सेस पवन कुमार एक केस के अंदर द्वारका पुलिस की एटीएस टीम ने काला जठेड़ी ओम प्रकाश काला गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता दें कि आरोपियों विनोद उर्फ बोना और ध्रुव को 2 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ा गया। दोनों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और इसरो को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको इस कॉन्क्लेव के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, 21st सेंचुरी का ये दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं,
बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा ये 1 लाख करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1 लाख करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव्स और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए हैं ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।